प्यारे विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो आपेक्षिकता के जो विशिष्ट सिद्धांत है, उन्हीं के आधार पर लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के बीच में संबंध प्राप्त किए और उन संबंधों को या समीकरणों को हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को प्राप्त करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एस व एच डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। निर्देश तंत्र एच डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष एक समान वेग v से इस प्रकार गति कर रहा है कि दोनों निर्देश तंत्रों के जो y व z अक्ष परस्पर समांतर रहें, यानी कोऑर्डिनेट x ही चेंज होगा, y और z चेंज नहीं होंगे। दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदुओं क्रमशः O व O' पर स्थित प्रेक्षकों के लिए किसी घटना के प्रेक्षित समय क्रमशः t व t' है। यहाँ पर S जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, H' दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो S के सापेक्ष एक समान वेग v से गति कर रहा है। तो इस प्रकार गति कर रहा है कि इसकी जो z है और y अक्ष परस्पर समांतर है। ठीक है, मान लीजिए प्रारंभ में दोनों निर्देश तंत्र संपाती हैं, यानी t इक्वल टू 0 पर दोनों संपाती है, यानी O व O' एक ही स्थान पर है। यहाँ पर मान लीजिए किसी घटना के निर्देशांक निर्देश तंत्र S में x, y, z और t, और उसी घटना के जो निर्देशांक हैं H' में x', y', z' और t' है। अब हमें क्या करना है कि जो निर्देशांक हैं x, y, z, t और x', y', z' और t' के बीच में रूपांतरण समीकरण प्राप्त करने होंगे, संबंध प्राप्त करने होंगे, और वो कहलाएंगे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। तब कल्पना करते हैं कि बिंदु O पर कोई प्रकाश स्रोत स्थित है और t इक्वल टू 0 पर यहाँ से एक तरंगार, गोलीय तरंगार उत्सर्जित होता है। इस प्रकार गोलीय तरंगार यहाँ से उत्सर्जित होता है। यदि प्रेक्षक O द्वारा गोलीय तरंगार को बिंदु P तक पहुँचने में लिया गया समय t है, तो t का मान कितना हो जाएगा? t इक्वल टू OP अपॉन C, क्योंकि प्रकाश है, वो प्रकाश के वेग c से मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा? समय दूरी बटे चाल। इससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? OP कितना हो जाएगा? x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 अपॉन c। इसको हल कर लीजिए तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि प्रेक्षक O' गोलीय तरंगार को बिंदु P पर पहुंचने में लगा समय t' मापता है, तो t' कितना हो जाएगा? O' अपॉन c। O' की वैल्यू x' प्लस y' प्लस z' की पावर 1/2 अपॉन c। हल कर लीजिए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x' प्लस y' प्लस z' माइनस c² t² इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 नाम दिया है, इसको समीकरण 2 दिया है। अब एक ही बिंदु P के लिए हैं दोनों घटनाएं, तो ये दोनों समीकरण वैध होंगी, वैलिड होंगी, और इनके बीच में जो रूपांतरण समीकरण है वो इस प्रकार होंगे कि दोनों इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों जो
समीकरण है वो किसी एक पर्टिकुलर घटना के लिए ही हैं। हमारे पास पहले से जो रूपांतरण समीकरण है वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, तो हम पहले इन दोनों इक्वेशनों में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पुट करके देखेंगे कि इनका रिजल्ट किस प्रकार आता है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसमें किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। तो गैलीलियन रूपांतरण से हम जानते हैं कि क्या होता है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी। ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। इनको समीकरण 2 में रख दीजिए तो क्या होना चाहिए, अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे तो इसका मान समीकरण 1 के समान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उसका मान समीकरण 1 से डिफरेंट प्राप्त होगा। तो देखो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से मान रख दिया और हल कर लिया, तो हल करने पर हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें प्राप्त हो रहा है। तब 1 व 4 की हम तुलना करने पर देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है उसमें ये जो ब्रैकेट वाला पद है वो अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है, यानी ये जो इक्वेशन है समीकरण 1 के समतुल्य नहीं है। अतः इस प्रकार के निर्देश तंत्र जिनमें प्रकाश का वेग अचर माना जाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है जो वैलिड नहीं है। जिनमें प्रकाश का वेग अचर है उनके लिए गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैलिड नहीं होते हैं। समीकरण 1 व 4 की तुलना से हम पाते हैं कि y डैश इक्वल टू वाई और z डैश इक्वल टू जेड प्राप्त होता है, और समीकरण 4 में ये अतिरिक्त पद हमें प्राप्त हो रहा है। और किस किस के बीच में कोऑर्डिनेट है, x और t है इसके अंदर कोऑर्डिनेट। तो अब क्या है कि x और t के बीच में रूपांतरण इस प्रकार के होने चाहिए कि ये जो अतिरिक्त पद हमें प्राप्त हुआ है वो विलुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। तो देखिए, माना संशोधित नए रूपांतरण समीकरण निम्न है, कुछ इसमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसलिए हमने चेंज कर दिया। मान लीजिए संशोधित जो रूपांतरण समीकरण है वो इस प्रकार है, एक्स डैश इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू डेल एक्स प्लस गामा टी। ये नए रूपांतरण समीकरण है। चूंकि एच डैश की जो गति है एक्स दिशा में है इसलिए वाई व जेड कोऑर्डिनेट परिवर्तित नहीं होंगे। इसमें देखिए कि अल्फा, बीटा, डेल और गामा जो नियतांक है और इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्रेक्षक O डैश प्लस x दिशा में v वेग से गति कर रहा है। यहां से देखिए, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष ये जो प्रेक्षक है O डैश प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है और कितने वेग से, v वेग से जा रहा है। ठीक है, अतः x डैश इक्वल टू 0 पर स्थित प्रेक्षक O डैश का x s के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt और बराबर होगा v के। तो अब क्या करेंगे, x डैश इक्वल टू 0 रखने पर इस वाले समीकरण से देखिए x डैश इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी से मान रख दीजिए इसमें 0 प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा टी, अवकलन कर दीजिए तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन टी आ जाएगा और dx अपॉन dt किसके बराबर है, v के। तो उससे एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, बीटा इक्वल टू माइनस एल्फा v। इसको नाम दे समीकरण नंबर 6। अब फिर देखिए कि निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष प्रेक्षक O, प्रेक्षक O के लिए क्या है, x इक्वल टू 0 है, माइनस x अक्ष के अनुदिश माइनस v वेग से गति करता हुआ दिखाई देता है। इसमें देखिए, अभी तो हमने बात की थी इस वाले प्रेक्षक की और इसके सापेक्ष, तो ये तो धनात्मक x दिशा में v वेग से जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसके सापेक्ष इसकी गति,
तो ये क्या होगा, अगर ये धनात्मक v वेग से जा रहा है तो इसको क्या लगेगा, ये माइनस v वेग से इधर जा रहा है, यानी ओ डैश जो प्रेक्षक है उसके लिए ये माइनस v वेग से पीछे जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार एच डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष प्रेक्षक O जिसके लिए x इक्वल टू 0 है माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश माइनस v वेग से गति करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए x इक्वल टू 0 पर प्रेक्षक O का एच डैश में प्रेक्षित वेग कितना हो जाएगा, dx डैश अपॉन dt, और कितना होगा माइनस v के बराबर। ठीक है, समझने का है कि जैसे हम दो ट्रेनों में जा रहे हैं, एक ट्रेन स्थिर है, दूसरी ट्रेन हमारी जा रही है, मान लीजिए बांदीकुई से राजगढ़ की तरफ जा रही है। राजगढ़ में कोई ट्रेन खड़ी हुई है, वो स्थिर है, और हम अलवर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो स्थिर निर्देश तंत्र जो स्थिर ट्रेन है, जब हमारी गतिशील ट्रेन राजगढ़ पहुंचेगी, राजगढ़ को क्रॉस करेगी, तो जो स्थिर ट्रेन है वो हमें विपरीत दिशा में जाती हुई प्रतीत होगी। तो वैसा का वैसा केस हमें यहाँ पर प्रतीत होगा। और सिंपल सा उदाहरण, जब हम ट्रेन में गति करते हैं, ट्रेन में बैठे कहीं जा रहे होते हैं, और जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो कोई जो बाहर जो स्थिर पेड़ है वो विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कौन से वेग से, जिस वेग से ट्रेन चल रही है उसी वेग से पीछे जाता हुआ वो पेड़ दिखाई देगा। सेम प्रकार का केस यहाँ पर। ठीक है, तो दो अच्छे उदाहरणों से मैंने इसको समझा दिया है। अब आगे देखिए, मान रख दीजिए इसका टी डैश इक्वल टू डेल एक्स प्लस गामा टी में, और एक्स डैश इक्वल टू एल्फा एक्स प्लस बीटा टी में, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू गामा टी, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 हो गया, इधर भी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x डैश इक्वल टू बीटा टी हो जाएगा। अब दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या लिख सकते हैं, x डैश इक्वल टू बीटा टी डैश अपन गामा। क्या किया, यहाँ पर t का मान निकाल के किस इक्वेशन से निकाला, इस इक्वेशन से यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब बीटा हम जानते हैं कि बीटा बराबर कितना होता है, माइनस एल्फा वी, तो मान रख दिया माइनस एल्फा वी अपन गामा टी डैश। अब अवकलन कर दीजिए, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू माइनस एल्फा वी अपॉन गामा। ठीक है, और डी एक्स डैश अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, माइनस वी के। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फा इक्वल टू गामा इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एल्फा इक्वल टू गामा प्राप्त हो गया है। अब इन दोनों का यानी समीकरण 6 से और समीकरण 8 से मान रखेंगे, तो अब जो रूपांतरण समीकरण होंगे वो किस प्रकार के होंगे, वो इस प्रकार के हो जाएंगे। एक्स डैश इक्वल टू एल्फा ब्रैकेट एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी डैश इक्वल टू डेल एक्स प्लस एल्फा टी। क्योंकि एल्फा इक्वल टू गामा है तो इसलिए यहाँ पर गामा के स्थान पर एल्फा लिख दिया है। ये समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं वापस समीकरणों के, ये समीकरण है जो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो समीकरण में मान रखा और हल करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। एल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ब्रैकेट बन एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस 2 एल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर डेल एल्फा ब्रैकेट बन एक्स टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट माइनस एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इनके गुणांकों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये एल्फा स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन माइनस 2 एल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर एल्फा डेल इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन आएगी माइनस एल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इनको नाम दे दिए समीकरण नंबर 10, 11 और 12। समीकरण 12 से देखिए, इसको एल्फा स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है। तो एल्फा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी अल्फा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी अल्फा इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू गामा है, तो गामा की भी यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। अब समीकरण 11 से देखिए डेल इक्वल टू कितना है माइनस एल्फा वी अपन सी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है ही ये। तो अब समीकरण 13 व 14 को समीकरण 9 में रखने पर आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुरूप रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त होंगे। कौन कौन से प्राप्त होंगे? एक्स डैश इक्वल टू गामा ब्रैकेट एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये रूपांतरण समीकरण प्राप्त होंगे और ये जो रूपांतरण समीकरण है वो कहलाएंगे लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, जहाँ पर गामा जो है वो होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। या एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। 1 नंबर के प्रश्न में अगर कभी आए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रूपांतरण समीकरण हमें याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर इनके डायरेक्ट वैल्यू हमें चाहिए होंगी, ठीक है। इसलिए ये हमेशा हमें याद होने चाहिए। धन्यवाद।